will This share with you, sir. conference will now be recorded. ठीक है. I think in previous session we discussed about the installation of ESXi host as well, right? ये हमने ESXi host install किया था. जी सर. Okay, let me explain you about another point. अभी हमने installation complete किया, just basic configuration हमने किया था, and we already discussed about कि अपने ESXi को ना multiple way से access किया जा सकता है. Yes. vSphere client, web client, CLI, and DCUI, correct? We have a Right. 4 different way to access our ESXi host. vSphere client को आप हटा सकते हो क्योंकि vSphere client is applicable for 6.0, 5.5 and 6.0 update. ठीक है. इसके बाद अगर हम लेटेस्ट ESXi की बात करें, if we talk about 6.5, 6.7 या फिर 7.0 या 7.5, इन सभी के केस में अगर आप ESXi होस्ट को एक्सेस करते हैं ना, then we must need to use the web client. Is that clear? Yes sir. Yes sir. Concept of web client basically this is our ESXi. यहाँ पे 192.168.1.6. अगर आप इस मशीन को, इस पर्टिकुलर ESXi होस्ट को थ्रू एनी वेब ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर से अगर आप एक्सेस करते हैं ना, तो उस केस में विच इज कंसीडर्ड एज ए वेब क्लाइंट. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. गूगल क्रोम से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. दिस इज आवर गूगल क्रोम. जो भी यूजर आईडी पासवर्ड, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम हमारा रूट रहता है, बट पासवर्ड आप अपनी तरफ से कॉन्फ़िगर करते हो. इंस्टॉलेशन का टाइम पे जो भी पासवर्ड दे रखा है, पासवर्ड के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. So now we are getting the GUI information. ये तो GUI information है which is correlated to the web client. ये हमारा web client कहलाएगा. Is it okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. Another important point is CLI और DCUI. थोड़ा सा डिस्कस करते हैं CLI and DCUI के बारे में. ESXi होस्ट को SSH प्रोटोकॉल के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है. What is port number for SSH? Port number not remember. 22. ठीक है. Okay, 22. Telnet we 22 do use 23. टेलनेट के लिए 23. करेक्ट करेक्ट हाँ. करेक्ट करेक्ट. टेलनेट के लिए 23 है, 22 SSH के लिए. इसमें क्या होता है ना कि आप अपने ESXi को CLI के थ्रू एक्सेस करते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रबल शूटिंग के लिए. बहुत सारी ऐसे मेजर इश्यूज आ जाते हैं अपने ESXi होस्ट में, या अगर बात करें vCenter सर्वर में, जिसको हम CLI के थ्रू ही चेंज कर पाते हैं, CLI के थ्रू ही ट्रबल शूट कर पाते हैं. क्लियर? Right sir. Right. So इसमें टेलनेट का भी यूटिलाइजेशन होता है सर, मतलब बाय हेल्प ऑफ टेलनेट वी कैन आल्सो एक्सेस VM, I mean VMware, I mean और वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी नहीं, सर. एक्चुअली टेलनेट का यूज आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती. ओके. ठीक है ना. आज की डेट में जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब दे ऑल कंटेन द टेलनेट ऑप्शन. सभी के पास टेलनेट का ऑप्शन रहता है, बट इसको थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है. SSH is more secure than Telnet. एग्जैक्टली. क्योंकि टेलनेट जो है ना, इस केस में क्या है कि अगर आपने किसी सिस्टम को एक्सेस कर लिया, सिस्टम को मालूम ही नहीं चलेगा कि उसका कोई सेशन चल रहा है. ओके. और कोई सिक्योरिटी नहीं रहती. तो इस वजह से टेलनेट पोर्ट को हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है फायरवॉल से ही ब्लॉक करके रखते हैं कि ठीक है, कोई भी बंदा अगर एक्सेस करना चाहता है ना, रिमोट एक्सेस करना चाहता है, तो या तो वो SSH के थ्रू एक्सेस करेगा और या फिर RDP के थ्रू 3389 के जरिए. ओके. ओके. तो दैट्स व्हाई लेटेस्ट इन्वायरमेंट में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू यूज SSH, ज्यादातर SSH या फिर RDP. टेलनेट नहीं है. ओके सर. एक और ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है विच इज रिलेटेड टू द DCUI.
आप यहाँ पे देखिए, एक हमने डिस्कस किया था DCUI, डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। अब DCUI क्या होता है? हाँ ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, जी, हाँ जी। ये जो स्क्रीन पे हम लॉगिन कर रहे हैं, विच इज DCUI, ओके। ये डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। DCUI को दो तरीके से एक्सेस किया जाता है। एक आप कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एक उस डिवाइस पे जाकर के जिस डिवाइस पे आपने ESXi को इंस्टॉल कर रखा है। ओके। क्या क्या ऑप्शन मिलेगा? नेटवर्क मैनेज कर सकते हो, जिसमें आप अपनी IP एड्रेस वगैरह चेंजेस करना, DNS कॉन्फ़िगर करना, DHCP वगैरह के थ्रू एक्टिवेट करना, स्टैटिक IP रखना, डायनेमिक IP रखना, नेटवर्क को रीस्टार्ट करना, कीबोर्ड मैनेज करना अपने अकॉर्डिंग, और लॉग्स की डिटेल्स को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मीन्स कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से रिलेटेड, सॉरी, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो भी टास्क हैं, वो टास्क हम अपने DCUI पैनल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। ओके क्लियर? सर। यस सर, यस सर। तो इन सभी के बारे में हमारा एजेंडा है डिस्कस करने का, बट पहले हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद धीरे धीरे चीजों को हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम डायरेक्टली CLI पे जाते हैं, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द बेसिक एक्टिविटी दैट वी नीड टू परफॉर्म। ये अपने पास CLI है, सॉरी, GUI है, वेब क्लाइंट के थ्रू हमने इसको एक्सेस किया, एंड वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन। होस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, CPU, मेमोरी, स्टोरेज, या फिर आपने जो IP एड्रेस आपको मिल रही है, जो आपका गेटवे है, DNS जो है, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। अभी कोई भी वर्चुअल मशीन अपने पास है नहीं, जीरो VMs है। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन, और इन VM में क्या क्या टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, एक L1 लेवल का इंजीनियर क्या क्या टास्क परफॉर्म करता है, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द L1 टास्क टू VM मैनेजमेंट। इंस्टॉलेशन होता है कॉन्फ़िगर एंड वर्चुअल मशीन, ये अपने पास है देता है, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल मशीन। क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इसमें, लेट मी एक्सप्लेन यू। विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, क्रिएट virtual machine, create VM, then manage all virtual file। जब आप VM क्रिएट करते हैं ना, तो हर एक वर्चुअल मशीन कुछ वर्चुअल फाइल्स तैयार करती हैं, all virtual files of VM। थर्ड नंबर, माउंट ऑपरेटिंग सिस्टम, OS to VM, जिसमें हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। नंबर 4, इंस्टॉल VMware टूल्स एंड configure VM properties like add disk or add NIC card, या कोई भी हार्डवेयर चेंजेस करना है, वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो सारी एक्टिविटी देखेंगे। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फ़िगर हॉट प्लग, मैनेज स्नैपशॉट। These all are the points that we need to cover in case of virtual machine। एक VM के केस में ये सारी चीजें हम मैनेज करेंगे, राइट? राइट सर, राइट। तो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी आपको क्लियर है? um इसमें I can install VM, हम्म, and I can do configure
uh, disk means all hardwares. I mean, I can expand the like disk and memory and CPU, and I can add also NIC as well. And Mm. hot plugging in the case, I mean, like what kind of things, sir, in hot plugging means? I mean, while we are like running the OS in VM, we can like add any things like add any hardware like hard disk, RAM, and like NIC card. We can add on uh, kind of under hot plugging, right, sir? Correct. Or okay, okay. Hot plugging we can like in terms of we can say also hot swapping, right, sir? हॉट स्वैपिंग वी कैन से दैट इन रियल इन्वायरमेंट हॉट स्वैपिंग वर्चुअलाइजेशन के केस में हॉट प्लग के नाम से जाना जाता है रियल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस करते हैं तो वो आपका हॉट स्वैप कहलाता है एक चीज सर मैंने नोटिस करी है, हम अपने इन्वायरमेंट में जैसे साइज एक्सटेंड करते हैं, साइज के अलावा हम मेमोरी अपग्रेड करते हैं, तो उस केसेस में समटाइम्स आई नोटेड कि समटाइम्स मेमोरी अपग्रेडेशन के केसेस में मेमोरी अपग्रेड हो जाती है और समटाइम्स वो हाईलाइट नहीं होती है, मतलब तो उस केसेस में हमें वीएम को पावर ऑफ करना पड़ता है, देन उसके बाद हम उसको एक्सपेंड कर पाते हैं। तो नहीं 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 आई मीन कुछ वर्जन का इशू है। आई मीन नहीं वी नहीं वी नहीं 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 एक्चुअली मेमोरी और सीपीयू के लिए ही हॉट प्लग को कॉन्फ़िगर किया गया है इफ यू वांट टू इंक्रीज द रैम या फिर सीपीयू को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा रनिंग मोड में ठीक है चलते हुए कंडीशन में आपको इंस्टेंस में हॉट प्लग को एक्टिवेट करना पड़ेगा ओके हॉट प्लग, अगर ओके हॉट ओके प्लग ओके। नहीं है तो आई डोंट थिंक कि वो ऑप्शन देगा वो ग्रेड आउट रहेगा सो हॉट प्लग ऑप्शंस जो है हमारा VMware 6.0 में था या 6.5 में था सर, मतलब ऑप्शन ये सभी ऑल में वर्जन में अवेलेबल है? हाँ हाँ सभी में था ओके ओके सर, ओके। क्योंकि इस चीज को काफी टाइम हो गया, समटाइम्स आई मीन अनेबल, जैसे भी आपने बताया कि अगर मतलब अगर अनेबल कर रखा है तो ही ये चीज रनिंग मोड पे एक्सपेंड हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो करेक्ट पाएगी। करेक्ट ओके 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 ओके, तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि कुछ राइट्स का इशू हो सकता है कि राइट्स हाँ बीच में ले लिए होंगे या कुछ एक्चुअली समथिंग कुछ अभी ऐसा होगा। इसमें हम ना डोमेन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे डोमेन इन द सेंस कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर को ESXi के थ्रू मैनेज किया जा सकता है राइट राइट तो सर, राइट एडी राइट। के सर्वर से रियल इन्वायरमेंट में हमें सारे राइट्स नहीं देते रूट्स के राइट्स नहीं मिलते वी सेंटर सर्वर में रीड ओनली या फिर सेलेक्टेड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है राइट तो राइट सर। कभी कई बार होता है कि कुछ एडिट करने का ऑप्शन नहीं देते सिर्फ मॉनिटर करने के लिए ऑप्शन दे दिया तो उस केस में जी ये हो जी। सकता है कि ना ऑप्शन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समटाइम्स एनीवेज एक्चुअली में क्या होता है कि सर बड़े इन्वायरमेंट में जब काम करते हैं तो टीम्स में काम करते हैं हम लोग, तो कुछ टीममेट्स को एक्सेस दे दिया जाता है और कुछ टीममेट को एक्सेस नहीं देते, तो शायद ऐसा एग्जैक्ट हो सकता है मे बी। एग्जैक्ट करेक्ट देन इसके अलावा सर स्नैपशॉट पे भी काम किया हुआ है। आई मीन आई वर्कड ऑन स्नैपशॉट ऑफ VMware. These kind of things I performed. And about virtual files, these uh, these I remembered, but I forget some files. So these are very important files behind the work of VMware. If any file is missing, so VMware will not work, right, sir? करेक्ट And manage all virtual files ऑफ VMs, कैसे इसको मैनेज करते हैं? आई डोंट नो सर। actually manage in the sense firstly you need to know about the meaning of how many virtual files are available ओके ओके ओके
ठीक है ना, एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ वर्चुअल फाइल्स अवेलेबल हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू नो अबाउट कि अगर कोई इशू आता है तो आपको कौन सी वर्चुअल फाइल चेक करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो लेट मी प्रोसीड टू प्रैक्टिकल। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, पहले क्रिएट या डिलीट दोनों ऑप्शन इसमें कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं। वी आर एबल टू फाइंड राइट क्लिक ऑन द वर्चुअल मशीन, इट गिव अस ऑप्शन ऑफ क्रिएट एंड रजिस्टर वीएम। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्रिएट एंड रजिस्टर वर्चुअल मशीन। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक इट एंड वी आर एबल टू फाइंड थ्री डिफरेंट ऑप्शन। अब देखिए वीएम को क्रिएट करने के भी तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, करेक्ट। यस सर। वी आर एबल टू फाइंड थ्री डिफरेंट ऑप्शन रिलेटेड टू वर्चुअल मशीन। मीन्स वीएम को क्रिएट करने के लिए तीन डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट वर्चुअल मशीन, जो नॉर्मल तरीका है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। दूसरा है डिप्लॉय वर्चुअल मशीन फ्रॉम OVF or OVA फाइल। And third important option is register an existing virtual machine. So let me explain you, because the real environment में कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important बन जाता है कि we should know about कि in which case we need to use which option, कि कौन से step में कौन सी condition में किस तरीके का step आपको इस्तेमाल करना है। बेस से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ESXi एंड एवरीथिंग इज ओके। ESXi हमारा रन कर रहा है और इस ESXi होस्ट में आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। वी आर प्लानिंग टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। यहाँ पे हम एक VM तैयार करना चाहते हैं। सो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए पहला जो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन। क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन इट मींस दैट आप एक VM को क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बेस से। जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं ना, विच इज कंसीडर्ड एज ए क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, मीन जिसमें सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। OS इंस्टॉल करना या सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, विच इज कंसीडर्ड एज ए फ्रेश VM क्रिएशन। दूसरा है डिप्लॉय फ्रॉम OVF और OVA। अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन को OVF या OVA से डिप्लॉय करना चाहते हैं तो व्हाट इज OVA? It's kind of appliance build, but for full form is not remembers. OVF होता है ओपन वर्चुअल फाइल, OVA होता है Oh, ओपन वर्चुअल अप्लायंस, okay. ओपन वर्चुअल एप्लीकेशन बेसिकली। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका? कॉन्सेप्ट क्या कहता है, OVF फाइल जो होती है ना, ये एक तरीके का पैकेज रहते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, पैकेज, द मीनिंग ऑफ पैकेज। Yeah, inside of that, there are many softwares and applications uh, will be deploy after install the operating systems, or we can say कि जैसे कि हम चाहते हैं कि एक तरह से कि बंच ऑफ प्रोग्राम्स जो है, बंच ऑफ एप्लीकेशंस जो है आफ्टर इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। वो सारी चीजें जो हैं आपकी OVF फाइल के अंदर आ जाएगा। राइट सर? एग्जैक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मीन्स इसमें OS इंस्टॉल करने का वेट नहीं करना होगा। आपकी जो वर्चुअल मशीन रहेगी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एप्लीकेशन प्लस ड्राइवर्स या अदर जो आपने एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल कर रखे हैं ना, वो सभी ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहेंगे। इज दैट करेक्ट? यस सर, यस सर। आपको अपने OVO को किसी पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या किसी भी पर्टिकुलर स्टोरेज में रख करके आप अपने ESXi में राइट क्लिक करके डिप्लॉय करेंगे। आई डोंट थिंक 30 से 40 सेकंड के अंदर आपकी VM रन करने लगेगी। 30 से 40 सेकंड के अंदर आपकी जो वर्चुअल मशीन है ना, जो VM है वो रन करना स्टार्ट कर देगी। ओके। और इसका यूसेज जो किया जाता है,
ठीक है, इसका जो यूसेज है वर्चुअल मशीन ओवीए के थ्रू डिप्लॉयमेंट करने के लिए, इसका यूसेज है जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव कराना चाहते हैं। ओके गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। मूव कराना चाहते हैं तब भी, नहीं भी मूव कराना चाहते हैं, आप एक तरीके की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपका ओवीएफ काम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने फॉर एग्जांपल डेली लोकेशन में अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही चल रहा था, थोड़ा सा मीन्स यू आर प्लानिंग टू इस्टेब्लिश अनदर ब्रांच इन पुणे लोकेशन, और आपको उसी सर्वर्स की जरूरत, उन्हीं सर्वर्स की जरूरत है, उन्हीं वर्चुअल मशीन्स की जरूरत है जो आपने ऑलरेडी डेली लोकेशन में इस्टेब्लिश कर रखा है। तो अब अपनी दूसरी ब्रांच के लिए आप फ्रेश नहीं इंस्टॉल करेंगे, आप क्या करेंगे, इसी डेली ब्रांच की जितनी भी मशीनें हैं ना, इनका एक तरीके से आप टेम्पलेट बनाएंगे इन फॉर्मेट ऑफ ओवीएफ, जिसको हम क्लोन बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, इन फॉर्मेट ऑफ ओवीएफ या ओवीए टेम्पलेट बनाएंगे, इनको एक स्टोरेज में रखेंगे और पूरे लोकेशन के ईएसएक्सआई में ले जा करके उस स्टोरेज के जरिए सभी वर्चुअल मशीन को विद इन मिनट आप एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, ओके। बाकी उनकी आईपी चेंज करना, वो सारी चीजें जो है सिस्प्रॉप कमांड के थ्रू हो जाएगी, बट दिस इज कंप्यूटर द वे। नेम चेंज करना, कंप्यूटर नेम, आईपी एड्रेस, वो सब चीजें ना। सिस्प्रॉप क्योंकि सिस्प्रॉप कमांड चलाते हैं ना, सारी चीजें अपने आप हाँ बदल जी। जाएंगी। ओके ओके। चल, ठीक है, अब ये हो गया ओवीएफ ओवीए। और तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टेंस के अंदर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वीएम। ठीक है, रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वीएम, द मीनिंग ऑफ रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग वीएम। ऑलरेडी आई थिंक वीएम एग्जिस्ट कर रहा है और उसको रजिस्टर करना। थोड़ा सा और इसमें डिस्क्राइब करिए, यस मीनिंग तो यही है, बट थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करो। रजिस्टर एज एग्जिस्टिंग वीएम, ऑलरेडी एक वीएम चल रहा है सिस्टम के ऊपर, लाइक काइंड ऑफ उसकी एक इमेज बना लेना या क्लाउड बना, आई मीन उसका एक उसी की एक, मतलब एक ऑलरेडी एक वीएम चल रहा है तो अ, तो उसी को ही हमें जो है उसी की कॉपी बना के दोबारा दूसरा उसको हम यूज कर सकते होंगे, या उसकी एक इमेज पड़ी हुई है हमारे पास, तो उसी इमेज को हम जो है एग्जिस्टिंग वीएम के थ्रू जो है यूज कर सकते होंगे। नहीं, देखो यहाँ पे अपने पास एक ESXi है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज आवर ESXi होस्ट वन, और दूसरे अपने पास है ESXi होस्ट टू, दो ESXi होस्ट हो गई, हम्म। ठीक है, और ये अपने पास शेयर स्टोरेज है, और इस स्टोरेज का कनेक्शन दोनों ही वर्चुअल मशीन, दोनों ही ESXi में है। The same storage ESXi is the same share storage you can connect in multiple ESXi, multiple ESXi host में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, यू नो दैट कि मल्टीपल फाइल्स तैयार होती हैं, दीज ऑल आर द फाइल्स, आई थिंक 8 to 9 डिफरेंट फाइल्स आपको मिल जाएंगी इसमें विदाउट दिस स्नैपशॉट। अब ये जो फाइल्स हैं उसमें से एक फाइल होती है विच इज कंसिडर्ड एज ए डॉट वीएमएक्स फाइल, अभी हम दिखाएंगे आपको। एक होती है डॉट वीएमएक्स फाइल, और इस डॉट वीएमएक्स फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर आप इस डॉट वीएमएक्स फाइल को यहाँ पे कॉपी करके, ठीक है, दूसरी ये साइट में कॉपी करके डबल क्लिक कर दोगे, तो जो ये वर्चुअल मशीन है ना, ऑटोमेटिक यहाँ से माइग्रेट होकर के दूसरे में आ जाएगी। दिस इज नॉट वी मोशन, वी मोशन का तो ऑप्शन वी सेंटर देता है, अभी हमारे पास वी सेंटर नहीं है, तो वी सेंटर के बिना अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन को मूव कराना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड वीएम ही हमारी हेल्प करेगा। इज दैट ओके। क्लियर? यस सर, यस सर। ठीक है, तो रजिस्टर्ड वीएम कैन वर्क लाइक एज अ वीमोशन, बट वीमोशन नाम नहीं देंगे, क्योंकि वीमोशन का मतलब है कि जब आपके पास वी सेंटर है तब वीमोशन काम करेगा, जब
वी सेंटर है तो वी मोशन काम करेगा, वी सेंटर नहीं है तो रजिस्टर्ड वीएम के थ्रू आप वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करेंगे या फिर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। क्लियर? यस सर। Now, I'm just going to give you the details like कि कौन से स्टेप का इस्तेमाल कब करते हैं। हम यहाँ पे पहले पे क्रिएट कर रहे हैं, पहले सारी चीजें देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। दिस इज द इंफॉर्मेशन जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ विंडोज 10। कोई सा भी नेम दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई सी भी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज द ESXi होस्ट वर्जन, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली, यहाँ पे हम OS सेलेक्ट करना चाहते हैं विंडोज का। देन सेलेक्ट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज 10 64 बिट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कोई ओएस नहीं है, ओएस हम सेपरेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ISO आपको सेपरेट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम एक तरीके से इसका टेम्पलेट प्रोवाइड करेंगे। टेम्पलेट से क्या होगा कि टेम्पलेट के केस में ये सभी जो प्री रिक्विजिट है, हार्डवेयर प्री रिक्विजिट है, वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स रैम कितनी चाहिए, CPU कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद VMware अपने आप पिक कर लेगा। दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्रिएट करेंगे ना, तो आगे चल के माइग्रेशन फॉल्ट टॉलरेंस टास्क 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट सर? एक एक टेम्पलेट होता है और एक स्नैपशॉट होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? टेम्पलेट स्नैपशॉट, टेम्पलेट कोड क्लोन भी होता है। हाँ जी, क्लोन भी होता है। स्नैपशॉट तो अलग हो गया। अच्छा। अह, ओके। छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेट मी यहाँ पे बता देता हूँ। टेम्पलेट काइंड ऑफ फाइल होती है क्या सर? बोल सकते हैं बिल्कुल। ये ESXi होस्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपने एक इंस्टेंस बनाया, मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएट किया। एक स्टोरेज है, जाहिर सी बात है, बिना स्टोरेज के कुछ नहीं होगा। और जब आप स्नैपशॉट की बात कर लेते हैं पहले, स्नैपशॉट का मतलब होता है कि आपकी जो लाइव वर्चुअल मशीन की एक्टिविटी है। ठीक है। लाइव एक्टिविटी इन द सेंस जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। जो भी टास्क आप ब्राउज कर रहे हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप कंट्रोल पैनल में चेंजेस कर रहे हो, आप निक कार्ड में चेंजेस कर रहे हो। स्नैपशॉट का मतलब है वो आपकी वर्चुअल मशीन की लाइव एक्टिविटी को ना एक तरीके से कैप्चर कर लेना। ओके। उसके आपकी मतलब वर्चुअल सारे पॉइंट्स को, या जो करंट पेज होगा सिर्फ उसको कैप्चर करेगा सर? मतलब पूरी मशीन को ही कैप्चर करेगा। जाहिर सी पूरी बात है, करंट मशीन को ही पेज कैप्चर। तो पूरी मशीन ही ओके। कॉपी कर लेगा और इसकी एक फाइल बना देगा आपके स्टोरेज में। ओके। आप इसको अनदर वर्ड बैकअप भी बोल सकते हो। ओके। आपने कितनी तारीख को बैकअप लिया? फॉर एग्जांपल आपने 1 नवंबर को बैकअप लिया इसका। ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा था, और अनफॉर्चुनेटली VM जो है हमारी 6 नवंबर को अब नॉर्मल क्रैश बिहेव हो कर गई। रहे हैं, टर्न ऑन नहीं हो पा रहा है, या फिर और एक्टिविटी नहीं परफॉर्म हो पा रही, या अनेबल टू टर्न ऑन, आप इसको ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। फिर आपको याद आया कि नहीं, 1 नवंबर को तो VM सही तरह बंद चल रही थी, अभी 3-4 दिन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करेंगे, ये जो स्नैपशॉट आपने क्रिएट किया ना, इसको आप रीस्टोर करा लेंगे। तो नुकसान कितना होगा? 5-6 दिन का नुकसान होगा, बट एटलीस्ट आपकी हाँ जी। VM जो है लाइव हो जाएगी। इज दैट ओके। क्लियर? तो यस सर। तो इसमें कंपनीज में क्या मतलब, अब कंपनीज में तो ऐसा नहीं होता होगा, डेली बेसिस पर ही होती होगी ये सब चीजें तो सर। हालांकि बैकअप तो डेली रन होता ही होगा, डेटा बैकअप, नहीं, लेकिन नहीं। अच्छा। ओके। डेटा की तो कोई पंगे ही नहीं है, डेटा का तो कोई हेडेक नहीं लेते हैं। अच्छा, लाइक डेटा सेंटर पे जा रहा है सारा डेटा डेटा, तो ओके। स्टोरेज की थी, हमारा डेटा स्टोरेज पे चला गया, अब स्टोरेज से डेटा नहीं मिल रहा है, तो वो स्टोरेज टीम की दिक्कत है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। गॉट इट व्हाट आई एम ओके। सेइंग? हाँ जी। तो इन द सेंस कि
इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आई, मान लीजिए 6 तारीख को, और आपने इसको रोल बैक किया फर्स्ट नवंबर पे, तो रोल बैक तो हो गई, लेकिन जो 2 तारीख का, 3 तारीख का, 4 तारीख का और पांच हाँ, तारीख का जो भी काम हुआ आपका, वो डेटा तो मिल गया हमारे को, लेकिन शायद, अच्छा सब कुछ तो मिल गया, फिर बचा मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रही ना, मतलब इस केस में। दैट्स वाई ना, क्योंकि देखो हम्म, कभी भी रियल इन्वायरमेंट के केस में जब भी हम वीएम का सेटअप बनाते हैं ना, तो वीएम के सेटअप में कोई भी डेटा रखने की बात करते हैं तो वो ऑलवेज स्टोरेज में रखा जाएगा, शेयर स्टोरेज में। ओके ओके ठीक ओके, है, और एक बार वो शेयर डायरेक्टली स्टोरेज में रहेगा। आपने डेटा को रख दिया ना, तो फिर वो आपको शेयर स्टोरेज की टीम से, सॉरी स्टोरेज की टीम से ही आप डिस्कस करोगे फिर, या फिर कंपनी भी या टीएल भी हमारे, वो वीएम की टीम से नहीं कोऑर्डिनेट करेगा। वीएम की टीम ने बता दिया कि डेटा ऑलरेडी हम शिफ्ट कर चुके हैं स्टोरेज, शेयर स्टोरेज में, तो वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेंगे शेयर स्टोरेज से। ओके ओके। तो यहाँ पर जो हमने लाइव कैप्चर किया, जो फाइल बनी सर, बैकअप की फाइल बनी, वो वीएम की फाइल बनी, इन द सेंस कौन सी फाइल, ये उस ये फाइल का नाम ओएस, क्या होगा सर? ये हम ओएस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, हाँ जी। ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि वीएमवेयर अगर आप वीएम एडमिन हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वीएम जो है सेफ होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। डेटा की बात नहीं जी। कर रहे हैं हम, वीएम की बात कर रहे हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब फाइल कौन सी होती है, ठीक है, फाइल कौन सी होती है, कितनी तरीके की फाइल्स बनती हैं, वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट किया, ये अपने पास लोकल स्टोरेज है, क्योंकि अभी शेयर स्टोरेज हमने पढ़ा नहीं तो शेयर स्टोरेज हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ये अपना लोकल स्टोरेज है। आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें से रैम, प्रोसेसर, रैम हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 GB के आसपास, और हार्ड डिस्क बहुत है 15 GB के आसपास। ठीक है, हार्ड डिस्क टू को जीरो फोर कॉन्फ़िगर एट हो गया करना। सर, 2048 सॉरी, मेमोरी सर, 2048 हो जाएगा ना, आई थिंक। 10 24 48। हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ ना। अब यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क में 15 GB इनफ है, क्योंकि 7 8 GB के आसपास इसमें स्पेस आएगा। 7 8 GB के आसपास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कनेक्ट करेगा, तो हम 15 GB की स्पेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एंड नाउ अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज के नीचे डिस्क प्रोविजनिंग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट? हाँ जी। तो डिस्क प्रोविजनिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वी शुड नो अबाउट कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होती है। तो डिस्क प्रोविजनिंग में आप देखिए कितने ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक है थिन प्रोविजन, दूसरा है थिक प्रोविजन लेजी, तीसरा है थिक प्रोविजन ईगरली, राइट? So lazy राइट। and eagerly. So these two important point can help us to manage our storage, और कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत ज्यादा important। We should know about कि ये टेक्निकली कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। I'm just going to describe about the actual meaning। पहले थिन प्रोविजन की बात कर लेते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। अपने पास ये तीन ऑप्शन है, थिन प्रोविजन, लेजी, थिन प्रोविजन, उसके बाद है थिक प्रोविजन, लेजी, और लास्ट में है ईगरली। ठीक है, तीन अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनका यूसेज क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये ESXi होस्ट हो गया, और ये अपना हो गया शेयर स्टोरेज। ध्यान से समझना बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट।
और इस ESXi की हेल्प से आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और इंस्टेंस के टाइम पे आपसे ये पूछ रहा है कि विच हार्ड डिस्क प्रोविजन यू वांट टू ऐड। अगर आप थिन प्रोविजन पे जाते हैं, ठीक है, और थिन प्रोविजन में ये अपना स्पेस है। फॉर एग्जांपल द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्राइव इज अप्रोक्सीमेटली 100 गीग। ये 100 जीबी का स्पेस आपको मिलता है। ये टोटल कैपेसिटी है 100 गीग के आसपास। अगर आपने थिन प्रोविजन यूज किया अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए, तो ये पूरा स्पेस आपको असाइन हो गया। ठीक है, पूरा स्पेस आपको असाइन हो गया लॉजिकली 100 गिग के आसपास। बट आपकी वर्चुअल मशीन का एक्चुअल कंजप्शन कितना है? इसने 12 जीबी का इस्तेमाल किया है टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। 12 गिग के आसपास इसमें ओएस ने ले रखी है, जगह बना रखी है। और दूसरा 10 जीबी के आसपास आपको डेटा अपने रखा, मतलब 12 and 10 plus 22। It's 10 breaking. जीबी I का mean, डेटा है। okay. ठीक है, 10 जीबी का डेटा है और 12 जीबी के आसपास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंटेन कर रखा है। क्लियर? जी सर। अब इस केस में क्या होगा ना कि अगर हम इन दोनों को लेस कर दें 100 गीग में से, इन दोनों स्पेस को लेस कर दें 100 गीग से, तो कितना बचेगा? तभी अप्रोक्सीमेटली 88 के आसपास, सॉरी 78 के आसपास स्पेस बच जाएगा। 78 जीबी के आसपास का स्पेस बच जाएगा। हाँ जी सर। थिन प्रोविजन क्या करता है? इट वर्क जस्ट लाइक अ बलूनिंग। बलूनिंग मतलब बलून की तरह, जितना हवा आप भरेंगे उसके अंदर वो उतना ज्यादा फैलता जाएगा। एज इट इज, अगर आपने थिन प्रोविजन यूज किया है तो थिन प्रोविजन में 22 जीबी के बाद का जो पूरा स्पेस है ना, आप उस स्पेस को 78 जीबी के स्पेस को आप दूसरी वर्चुअल मशीन को असाइन कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है। तो ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, स्पेस को बचाने के लिए, स्टोरेज को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, दे विल स्टैब्लिश आवर सेटअप। मीन्स वो क्या करते हैं, सेटअप को स्टैब्लिश करते हैं और स्टैब्लिश करने के बाद जो स्पेस है उनको आसानी से बचा सकते हैं। ठीक है। Right sir. Right. अब So they ऊपर used in the company they used thin provision, sir. देखो, नहीं, कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि केवल थिन प्रोविजन यूज करते हैं। ठीक है, कंपनी कहती है कि ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, डोंट वरी अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। कुछ कंपनी रहती हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनीज रहती हैं वो क्या कहती हैं कि नहीं, आपको इसी में जो है ना, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इसी में परफॉर्म करनी है। मीन्स हर एक बात पे स्टोरेज के लिए जस्टिफाई करना। कोई क्लाइंट स्टोरेज की डिमांड कर रहा है तो उसके लिए पहले जस्टिफिकेशन दो तभी स्टोरेज। जहाँ पे स्टोरेज को बहुत ही डॉक्यूमेंटेशन के बाद अप्रूवल मिलता है, वहां पे हम थिन प्रोविजन का इस्तेमाल करते हैं। Okay. क्लियर? अब बारी Right आती sir. है थिक प्रोविजन की लेजी के केस में। लेजी और ईगरली दोनों एक ही तरीके से टास्क परफॉर्म करती हैं। मतलब अगर आपने इसमें पूरा स्पेस दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने पूरा 100 जीबी स्पेस दे दिया, ये पूरा का पूरा 1 सेकंड में कंज्यूम हो जाएगा। 1 सेकंड में कंज्यूम होने का मतलब है कि वीएम ने डेटा रखा है सिर्फ 22 जीबी का, वीएम ने डेटा रखा है सिर्फ 22 गिग का, और स्पेस कितना कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम कर लिया 100 गिग का। मतलब वो किसी के काम नहीं आने वाला, सिर्फ ये वर्चुअल मशीन ऑनर रहेगा इस स्टोरेज का। Okay. ठीक है, ये दोनों के केस में होता है। बट डिफरेंस क्या है? लेजी जो है ये स्लो है परफॉर्मेंस में, प्लस ये आपका एफटी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपने अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते टाइम पे लेजी सेलेक्ट कर लिया तो आप आगे चल के vCenter के थ्रू फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर Okay. आप माइग्रेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी वर्चुअल मशीन माइग्रेशन कहाँ से, ऑन प्रोमाइसेस टू क्लाउड, माइग्रेशन भी सपोर्ट नहीं करेगी। और थिक प्रोविजन जीरो, सब कुछ लेजी की तरह है, बट इसमें क्या होगा, ये माइग्रेशन और
फॉल्ट टॉलरेंस दोनों सपोर्ट करता है। थिन प्रोविजन, माइग्रेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस दोनों सपोर्ट करता है। लेजी को छोड़ करके दोनों थिन प्रोविजन एंड थिक प्रोविजन ईगरली दोनों ऑप्शन आपके माइग्रेशन फॉल्ट टॉलरेंस को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? राइट सर, राइट सर। प्रोविजनिंग जो होती है, प्रोविजन जो होता है आपका, उसको हम लेमन लेमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं सर? मैनेजमेंट ऑफ प्रोविजनिंग आवर मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, प्लीज वंस अगेन। मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज। ओके, मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज। ओके, ओके। ठीक है। और बिल्ड एंड प्रोविजनिंग क्या बोलते हैं सर? जैसे हम एक अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बिल्ड प्रोविजनिंग करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? बिल्ड प्रोविजनिंग, स्टोरेज। सॉरी। बिल्ड प्रोविजनिंग, बिल्ड प्रोविजनिंग। हाँ, बिल्ड प्रोविजनिंग आपका शेयर स्टोरेज के पार्ट में है। इफ यू अच्छा, establish a शेयर shared स्टोरेज। storage and distribute with multiple ESXi, एक स्टोरेज को ओ, आप 5 ESXi 6 ESXi को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में बिल्ड प्रोविजनिंग को आपको सेटअप करना पड़ेगा। ओके, ओके। क्लियर? राइट सर, राइट। चलो अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, विच इज अनदर स्टेप। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ थिन प्रोविजन, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमें बचाना है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश सर कर इसमें देंगे एक बार अभी। बैक करेंगे सर, एक बार। आप चलो, मैं दूसरी वर्चुअल मशीन में क्रिएट चलो, करके ठीक है सर, ठीक। सर इसमें मिडिल ऑप्शन नीचे एक आई ऑप्स का ऑप्शन भी था, और एक दो और ऑप्शन थे उसके अंदर। विच वन? सर एक बार हार्ड ड्राइव को एक्सपेंड कीजिए सर। हम्म। जी, इसको नीचे आएंगे। एक तो शेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, और इसके अलावा आई ऑप्स का ऑप्शन भी आ रहा है सर इसके अंदर ही नीचे। शायद वो स्कैजी वाले ऑप्शन में है क्या? थोड़ा सा ऊपर जाइए सर। हाँ जी, यहाँ पर शेयर्स नीचे आ रहा है, शेयर्स, लिमिट हम्म। आई ऑप्स, और वर्चुअल डिवाइस नोड्स, डिस्क मोड, और शेयरिंग। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए सर। ओके। एक्चुअली जब भी हम अपने स्टोरेज को मैनेज करते हैं, स्पेशली वर्चुअल मशीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल मशीन नहीं, फिजिकल स्टोरेज नहीं है, यहाँ पे हम अपने वर्चुअल स्टोरेज को ही कंसीडर करेंगे। इट में बी शेयर वर्चुअल स्टोरेज, इट में बी लोकल वर्चुअल स्टोरेज, कोई भी स्टोरेज को जो हम इसके साथ इन्वॉल्व करते हैं ना, तो दीज पॉइंट्स, दीज पैनल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऑप्शन है, विच इज हेल्प अस टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अवर वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव। शेयर्स के केस ओके, में नॉर्मल कंडीशन, हाई कंडीशन एंड कस्टम। ठीक है। द मीनिंग ऑफ नॉर्मल, लो, हाई, इसका मतलब जो आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी डेटा ट्रांजेक्शन स्पीड, यानी उसका आईओप्स कितना हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं मैनुअली। बट इन रियल इन्वायरमेंट कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती कि हमें यहाँ पे कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़े। मीन्स एक ओके, हजार वर्चुअल मशीन में एक आधी वर्चुअल मशीन को ये कस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि किसी भी स्टोरेज को ये ऑप्शन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कस्टम में क्या है, जो आपकी मैक्स लिमिट है, ये कैटेगराइज की गई। अगर आप कस्टम में जाकर के इसको आईओप्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको अनलिमिटेड रखते हैं, ताकि जो आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है ना, जो भी आपने डिस्क लगा रखा है, उसकी रेंज के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ये आपको ज्यादा से ज्यादा और बेटर से बेटर हाई स्पीड प्रोवाइड करें। कस्टम में हाई दिक्कत क्या स्पीड आती है? काइंड ऑफ सर, मतलब जो डेटा डेटा रीड की होती है, जैसे कि रीड हम राइट बोथ। हार्ड डिस्क यूज करते थे पहले। आरपीएम जो होता था आपका हार्ड डिस्क में 72,000 आरपीएम होता था आपका। पुरानी जो हमारी साटा ड्राइव होती थी हमारी, जो, राइट सर, कुछ इस तरह से इसमें भी आईओप्स का मतलब मीनिंग आ गया सर। एग्जैक्टली। ओके। आईओप्स की सर फुल फॉर्म क्या होती है सर? इनपुट आउटपुट। ओके, इनपुट आउटपुट्स।
तो इसमें हम अनलिमिटेड रखते हैं, तो अनलिमिटेड में मतलब आई मीन ये कितना लेता होगा सर इसके अंदर पीछे, मतलब जो कितनी स्पीड से काम करता होगा? नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने बताया कि जैसे पहले पाटा हार्ड डिस्क आती थी, साटा हार्ड जी। डिस्क आती थी, प्लेटर वाली, जिसकी आरपीएम हाँ के जी। थ्रू उसकी स्पीड को आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है। तीन तीन चार तरीके की हार्ड डिस्क थी, अभी भी है, मतलब अब तो मोस्टली बंदे एसएसडी पे जाने लगे हैं, अभी भी है। 3600 पहली थी, 5400 दूसरी थी, और 7200 से आरपीएम और 10,000 आरपीएम की हार्ड डिस्क अवेलेबल थी मार्केट में, अभी भी अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे तो आपको टेन हाँ जी। थाउजेंड आरपीएम हार्ड डिस्क मिल जाएगी। एक्चुअली सो वो हार्ड एसएसटी डिस्क कितना आरपीएम से काम करती है सर, एसएसटी? एसएसडी भी आरपीएम नहीं रहता। अच्छा, आरपीएम नहीं रहता, उसमें क्या रहता है सर? आरपीएम आरपीएम है क्या? आरपीएम है रोटेशन पर मिनट। ठीक है। रोटेशन पर। एचडीडी जो है ना, एचडीडी और एसएसडी में बहुत गैप है। एचडीडी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है। और एसएसडी, एसएसडी एसएसडी चिप लेवल है क्या? फ्लैश टेक्नोलॉजी है। ओके। ठीक है। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसमें आपको एक स्टेनलेस स्टील का प्लेटर मिलेगा। ठीक है। ये डिस्क रहती है, जी। बेसिकली प्लेटर डिस्क बोलते हैं इसको, स्टील की। और इसमें जो हाँ जी। डेटा लिखा जाएगा, रीड किया जाएगा, राइट किया जाएगा, विच इज थ्रू द हेड। हेडर। यस। ठीक है। तो ये मूव करने की स्पीड जो है, उसको हम आरपीएम बोल रहे हैं। हाँ जी। मतलब ये हाँ जी। घूमेगी तभी वो डेटा राइट करेगा, इसको आरपीएम। हाँ जी। आरपी 3600 बहुत पहले था, उसके बाद 5400 हुआ, फिर 7200 हुआ, फिर हाँ 10,000। जी। ठीक है। अब एसएसडी की बात करते हैं। एसएसडी कुछ भी नहीं है। एसएसडी एक तरीके के कलेक्शन ऑफ चिप्स है। ये कलेक्शन ऑफ चिप, जैसे आप रैम में डेटा स्टोर करते हैं, सॉरी, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं ना, वैसे ही इस हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर किया जाता है। यहाँ पे आरपीएम है, यहाँ पे आईओप्स होता है। ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्क वगैरह तो लगी नहीं है। आई ओ पी एस, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। ठीक है, आईओप्स। इसकी जो रीडिंग है ना, रीडिंग राइटिंग की मेजरमेंट आप बोल सकते हैं, जिसको मेजर किया जाता है, वो इनपुट आउटपुट पर सेकंड के थ्रू किया जाता है, इसको आरपीएम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? या रोटेशन पर मिनट है वो, और ये पर सेकंड है, राइट सर? नहीं, ये रोटेशन है ही नहीं इसमें। इसमें केवल रीड एंड राइट है। अच्छा। ओके इसमें ओके ओके। रोटेशन पर मिनट, राउंड पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, इसका अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है कि ये जितनी तेज मूव करेगी उतनी जल्दी डेटा रीड होगा, राइट होगा। यहाँ पे तो कोई प्लेटर ही तो नहीं है एसएसडी। एसएसटी के अंदर कित मतलब सेकंड्स में, मतलब आई मीन मिली सेकंड्स में डेटा स्टोर होता है क्या सर, जैसे आपने कुछ भी एग्जैक्ट। लिखा? हाँ। ओके ओके। आपका मिली नॉर्मल सेकंड्स एचडीडी से 5 गुना ज्यादा एसएसडी स्पीड देती है। स्पीड देती है। ओके। 5 टाइम्स। ठीक चाहे है सर, ओएस से ठीक। रिलेटेड हो या फिर डेटा रखने से रिलेटेड हो, 5 टाइम बेटर देन नॉर्मल एसटीडी। तो हम लोगों के पास बहुत बार रिक्वेस्ट आती है आईओप्स में, आई मीन जो है चेंजेस करने के लिए, लिमिट चेंजेस करने के लिए, जैसे कि क्योंकि ये कनेक्टेड होती है हमारी बैकअप पॉलिसी के थ्रू, तो उसमें कुछ होते हैं फंक्शंस। तो जो 10K होता है आपका, 5K से 10K करना मिनिमम दे रखा होता है, 5K, और ऊपर फिर बढ़ा के हम उसको 5K से 10K कर देते हैं हम लोग। तो उस हम्म। हिसाब से इसको हम चेंज करते हैं इसके अंदर। तो आपका एक साइड पे तो मतलब यहाँ पे जो लिमिटेड आईओप्स का ऑप्शन दे रखा होता है VMware के अंदर, प्रॉपर्टी में, हम्म। एडिट सेटिंग में, वहां पर हम तो अनलिमिटेड ही रहता ही है ऑप्शन। तो हम एक्सपेंड करते हैं तो वहां पर एक अलग से ऑप्शन भी दे रखा होता है जिसमें 5K 10K दे रखा होता है ऑप्शन। तो वहां से हम इसको चेंज करते हैं। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं मतलब ये बैकअप पॉलिसी से कनेक्टेड होता होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, बैकअप इज अ टोटली सेपरेट पार्ट। ओके। बैकअप का इससे कोई मतलब नहीं, बेसिकली इट इज कोरिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट।
ये केवल ओके वर्चुअल सर। मशीन के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी वीएम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जी सर। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंस हमारा रेडी हो चुका है, वर्चुअल मशीन 10 हमने क्रिएट कर ली। लेट मी शो यू द जो फाइल बनती है। आप स्टोरेज पे क्लिक करो और यहाँ पे डेटा स्टोर पे ही जाएंगे। डेटा स्टोर पे जाने के बाद डेटा ब्राउज पे जाएंगे, विंडोज 10 का फोल्डर आ जाएगा, इसको ओपन करिए। कितनी फाइलें दिख रही हैं यहाँ पे अभी? 3 फाइल्स दिख रही हैं सर। और वर्चुअल मशीन हमारी बंद है। वीएम बंद होने की वजह से वर्चुअल मशीन के अंदर तीन ही फाइल हमें हाईलाइट हो रही है, विच इज वीएमडी के पहली फाइल है, और दूसरी फाइल है हमारी वीएमएसडी, और तीसरी फाइल है हमारी डॉट वीएमएक्स। तीन फाइलें हैं, वीएमडी के, वीएमएसडी और डॉट वीएमएक्स। ठीक है। जी सर। ठीक है, अब अगर आप इंस्टेंस को टर्न ऑन करते हैं, अब अगर आप इंस्टेंस को टर्न ऑन करते हैं तो ये जो फाइलें हैं ना और इंक्रीज हो जाएगी। ओके। वीएमडी के मेन फाइल होती है जो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन करती है। वीएमएसडी स्नैपशॉट मेटा डेटा होता है, और डॉट वीएमएक्स क्या होती है? कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट, कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट किसकी? आपकी वर्चुअल मशीन के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करता ओके। तो अगर इनमें से कोई भी फाइल, मतलब आई मीन जी, जैसे कि वीएमडी की फाइल है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। है। हाँ। अगर वो फाइल हट जाएगी, मिसिंग हो जाए मान लीजिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिसिंग हो जाएगा, आई थिंक सो। डेफिनेटली। और इसके अलावा जो वीएमएसडी फाइल जो है स्नैपशॉट के लिए होती है, अगर ये फाइल मिसिंग हो जाएगी तो फिर स्नैपशॉट वगैरह नहीं ले पाएंगे, राइट सर? नहीं, स्नैपशॉट रीस्टोर नहीं कर पाओगे आप। रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके। और वीएमएक्स अगर मिसिंग हो भी जाती है तो बस इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट सर? डॉट वीएमएस में आपका हाँ। जो हार्डवेयर है ना वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, चेंजेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके। 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 ठीक है सर। इसको हम एक बार देखेंगे कि मतलब अगर कुछ एक फाइल मिसिंग हो तो तो उसके बैकएंड में कैसे इम्पैक्ट होता है, आई मीन चेंजेस वगैरह करके देखेंगे तो सर। हाँ, कोई नहीं, आप सेटअप पे हम टेस्ट करेंगे इस पे। जी सर। जी सर। जी। कई बार क्या होता है ना सर कि कुछ फाइल मिसिंग हो जाती है, तो उसको हम्म। ट्रबल शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्योंकि लाइव इन्वायरमेंट में तो इंस्टेंटली हम उस चीज को नहीं कर पाते हैं। उसके लिए डाउन टाइम वगैरह लेते हैं हम लोग, सारी चीजें करते हैं। तो कई बार क्या होता है, ट्रबल शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्ट। चलो, यहाँ पे अभी तीन फाइलें हैं। अभी हम वीएम को टर्न ऑन करते हैं, अब देखेंगे कि फाइलें बढ़ जाएंगी। अब फिर से स्टोरेज में आके डेटा स्टोर पे जाएंगे, डेटा ब्राउज में। अब देखिए नंबर ऑफ फाइलें कितनी हो गई। 2 3 4 तीन पहले से थी, छह और ऐड हो गई हैं। 9 फाइल्स हो तीन, गई, हाँ जी। छह, नौ, टोटल 9 फाइल्स हो गई। करेक्ट। हाँ जी। हाँ जी सर। तो लॉग्स की फाइल आ गई, VSW की दो फाइलें आ गई, NVRAM की फाइल आ गई, LCK की फाइल आ गई, और टेल्डा फाइल आ गई। ये नई फाइल्स हैं। लॉग VSWP, VSWP2 डॉट LCK, NVRAM और आपका डॉट टेल्डा। ये तीन छह फाइलें
नई क्रिएट हो गई हैं आपके इंस्टेंस के लिए, और इन फाइलों का काम बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना। इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद फाइलें इंक्रीज होगी, और इसके बाद अगर आप इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेते हो ना, तो फाइलें और इंक्रीज हो जाएंगी। 3 फाइलें और हो जाएंगी, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है। बाय डिफॉल्ट 3, टर्न ऑन करने के बाद 6, और पूरी तरीके से टर्न ऑन होने के बाद जब आप इसका आरडीपी सॉरी स्नैपशॉट लेते हैं, तो आरडी स्नैपशॉट लेने के बाद नंबर ऑफ फाइल 12 हो जाते हैं। फाइन। राइट सर, राइट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द वर्चुअल मशीन फाइल की। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर, नो, नो क्वेश्चंस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ना, अब यहाँ पे बारी आती है सेकेंड स्टेप की, कि हाउ टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें आईएसओ डाउनलोड करना पड़ेगा। सो कैन वी डू इट टुमारो? यस सर। है ना? तो मैं रिकॉर्डिंग यस भेज सर। दूंगा, और सारी रिकॉर्डिंग आप स्टोर करके रखना। हाँ जी, हाँ जी। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटअप किया जाता है। थोड़ा कंटेंट हम इकट्ठा कर लें, उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। जी सर, जी, जी, जी। ओके, थैंक यू। या, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।